गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 17 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 16 नवंबर को। तो हर साल 16 नवंबर को ही ये इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा ध्यान से सुनना, 16 नवंबर को एक और इंपॉर्टेंट डे मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में। तो भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार पत्रकारिता को चिन्हित करने के लिए हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो देखो 1 नवंबर को विश्व वेगन दिवस के रूप में हमने मनाया, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे के रूप में मनाया, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया, 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया, 10 नवंबर को वर्ल्ड साइंस डे के रूप में मनाया, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया, 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में भी मनाया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस के रूप में मनाया, वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसकी थीम रही थी द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। और 13 नवंबर को इस बार हमने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया, जो कि धनतेरस के दिन मनाया जाता है। और 14 नवंबर को हमने मनाया था वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में, जिसकी थीम थी द नर्स एंड डायबिटीज। तो ये डेज भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की लोनार झील को रामसर साइट के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोनार झील को अभी रामसर कंजर्वेशन ट्रीटी के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि स्थल के रूप में चुना गया है। एक्चुअली में कई सालों पहले उल्कापिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ था। ये जो रामसर साइट है ये एक वेटलैंड साइट है जो कि रामसर के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के स्थल है। और ये रामसर नाम ईरान के रामसर शहर से लिया गया है, जहां इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा अब ध्यान से सुनना, एक तो ये हो गया महाराष्ट्र की ये लोनार झील। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आगरा में जो सुर सरोवर है, जिसे केथम झील भी कहते हैं, तो उसको भी रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, एक तो महाराष्ट्र की लोनार झील और उत्तर प्रदेश के आगरा में जो ये सुर सरोवर है, जिसे केथम झील भी बोलते हैं, इन दोनों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी 16 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए ये स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। तो ये जो स्टेच्यू ऑफ पीस है, इसकी लंबाई है टोटल 151 इंच, जो अष्ट धातुओं से यानी कि 8 धातुओं से बनी है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। अच्छा यहां से यह प्रश्न भी बन सकता है कि उद्घाटन कहां पे किया गया? तो राजस्थान के पाली में जो विजय वल्लभ साधना केंद्र है, वहां पे इस स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। पढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में हरियाणा की पहली महिला सांसद का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? तो आंसर होगा चंद्रावती देवी। तो हरियाणा की पहली महिला सांसद और विधायक, उसके साथ पुडुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर भी ये रह चुकी है चंद्रावती देवी, जिनका भी निधन हो गया है। तो चंद्रावती देवी ये हरियाणा क्षेत्र की बडहरा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनने वाली क्षेत्र की पहली महिला थी। बाकी भानु अथैया आपको याद होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी ये, और भारत की पहली ऑस्कर विजेता भी रही थी, जिनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ था। और सैयदा अनवरा तैमूर असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी, जिनका भी निधन हो गया। अब बात हरियाणा की है, तो ये रहा मैप में हरियाणा। देखो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अभी आपको याद होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एयर क्वालिटी में सुधार करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर भी शुरू किया था, और एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा था हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ही मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब भी लॉन्च की थी, और हरियाणा सरकार ने ही ग्राम दर्शन पोर्टल भी शुरू किया था। उसके अलावा एजुकेशनल चैटबॉट आपका मित्र भी लॉन्च किया था हरियाणा सरकार ने।
उसके अलावा हरियाणा सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना को शुरू किया और परिवार पहचान पत्र योजना शुरू किया। उसके अलावा याद रखना, हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टेक कंटेनर सुरंग भी बन रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगले साल 2021 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण होगा, हरियाणा के पंचकुला में वो होगा। और इसी तरह से छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी हरियाणा ने। हेल्प मी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की थी। और हरियाणा में ही जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पे रखा गया था। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना। हरियाणा से बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा रेणु देवी। तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी रेणु देवी 5वीं बार बेतिया सीट से विधायक चुनी गई हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। एक्चुअल में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री डेप्यूटी सीएम बने हैं। एक तो यही हो गई रेणु देवी, इनके अलावा एक और हैं जिनका नाम है तारकिशोर प्रसाद। तो ये दोनों डेप्यूटी सीएम बने बिहार के। बाकी मुख्यमंत्री 7वीं बार बने हैं बिहार के कौन? नीतीश कुमार। बाकी मिंटी अग्रवाल ये युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी थी। हरप्रीत सिंह अलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बनी है। मतलब देश में विमानन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइन कंपनी की कोई महिला सीईओ बनी है। ये हरप्रीत सिंह नाम है इनका। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की ये मंत्री बनी थी अभी। अब यहाँ पे बात बिहार की हो रही है, तो आप ये देखिए मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल पटना है। मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। उसके अलावा आपको याद होगा अभी बिहार सरकार ने घर तक फाइबर योजना शुरू की थी। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोसी रेल मेगा पुल का भी उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई इतनी है 1.9 किलोमीटर कोसी नदी के ऊपर। और बिहार सरकार ने बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए इंद्र वज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद होगा, बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया था, घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए। ये जून के समय की बात है, जून मंथ की बात है ये। उसके अलावा बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। अच्छा, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? कोसी नदी को। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की है? तो बिहार की है। और याद रखना, भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा आपको बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार में आपको एक नेशनल पार्क याद रखना है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाकी आप रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। और 22 मार्च को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, वर्ल्ड वाटर डे। तो ये भी याद रखो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में दुनिया के सबसे मोटे तोते जिसको कहते हैं काकापो, इसको 2020 के लिए किस देश का पक्षी चुना गया है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो अभी दुनिया के सबसे मोटे और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले तोते जिसको क्या कहते हैं? काकापो, इसे 2020 के लिए न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया है। तो उड़ने में असमर्थ इस तोते को दूसरी बार, यानी कि पहले भी 2008 में इस तोते को ये टाइटल मिल चुका है। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। देखो, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और अभी प्रधानमंत्री फिर से चुनी गई जेसिंडा अर्डर्न। अभी आपको याद होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं रॉस टेलर, उन्होंने सर रिचर्ड हेडली पदक जीता था। और अभी कुछ समय पहले ओपन बजट सर्वेक्षण 2019 आया था, उसमें बजट पारदर्शिता व जवाबदेही में, यानी कि बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत तो 53 नंबर पे रहा था, लेकिन टॉप पे रहा था न्यूजीलैंड। और उसके अलावा रॉस टेलर ये क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैचेस खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। और बाकी प्रियंका राधाकृष्णन का नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है ये। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर होगा सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है और अभी ये वुमेन बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। अच्छा, ये वुमेन बिग बैश लीग के बारे में बात करेंगे तो ये ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो इस प्रश्न से सोफी डिवाइन का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन भेजा है? तो आंसर होगा 4 को।
तो अभी स्पेस एक्स ने फाल्कन रॉकेट से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो ये नासा का पहला ऐसा मिशन है जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजने के लिए किसी प्राइवेट अंतरिक्ष यान की मदद ली गई है। स्पेस एक्स की बात करेंगे तो प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है ये, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, एलन मस्क की कंपनी है ये। तो याद रखना कितनों को भेजा, 4 को। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में भारत ने आसियान फंड में कितने मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो आंसर होगा $1 मिलियन। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान कोविड-19 रेस्पॉन्स फंड में $1 मिलियन सहायता की घोषणा की है। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में ईडी के निदेशक, ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, इसके निदेशक का अभी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो उनका नाम है एसके मिश्रा। तो अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर हैं ये संजय कुमार मिश्रा, जिनका कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, वरना ये अगले हफ्ते ही रिटायर्ड हो रहे थे। बाकी आर के छिब्बर की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी सीईओ हैं, इनका भी अभी कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। एम वीर लक्ष्मी, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी, तमिलनाडु से हैं ये। और राजेश खुल्लर, ये वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया, ये क्या थे? तो आंसर होगा अभिनेता। तो प्रख्यात बंगाली अभिनेता और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी का अभी निधन हो गया। वे ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम करने के बाद प्रसिद्ध हुए थे, जिनके साथ उन्होंने 14 फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1999 में कलाकारों को दिए जाने वाले फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। उसके अलावा 2004 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसको मिला था? मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब आपकी बारी, अभी हम बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। अच्छा, अभी आपको बताएं निमोनिया डे हमने कब मनाया था? 12 नवंबर को। तो उसी दिन उड़ीसा सरकार ने ये सांस अभियान लॉन्च किया है। राज्य में बच्चों में निमोनिया को कम करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया। अच्छा, सांस की फुल फॉर्म क्या होती है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अब बात उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, कैपिटल इसकी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी आपको याद होगा उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए एक सेचा समाधान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। उसके अलावा याद रखना, ये जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उड़ीसा विधानसभा को ई विधानसभा में अपग्रेड किया जाएगा। उसके अलावा भी उड़ीसा सरकार ने सुमंगल पोर्टल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल भी लॉन्च किया था। और शास्त्रीय संगीत के लिए जो उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, अब उस पुरस्कार को सुनंदा सम्मान के नाम से जाना जाएगा। बाकी अभी उड़ीसा सरकार राष्ट्रीय रग्बी टीमों को स्पॉन्सर करेगा अगले 3 सालों के लिए। अभी उड़ीसा ने मो विद्युत पोर्टल भी लॉन्च किया था। एक सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन योजना भी शुरू की थी, गरिमा योजना शुरू की थी, और अमृत योजना रैंकिंग जो आई थी उसमें टॉप पे रहा था उड़ीसा। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने किन्नरों को, ट्रांसजेंडरों को मधु बाबू पेंशन योजना में शामिल किया। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला ये पहला राज्य बना था। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए सबुजा ओडिशा पहल की शुरुआत की और भूमिहीन किसानों को लोन देने के लिए बलराम योजना शुरू की। उसके अलावा याद रखना, जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला राज्य बना। बंदे उत्कल जननी को स्टेट सॉन्ग का दर्जा भी मिल चुका है, जिसे लिखा था के लक्ष्मीकांता महापात्रा ने। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है, तो हीराकुड डैम है। ये आपको किस नदी पे मिलेगा? महानदी पे मिलेगा। बाराबत्ती स्टेडियम ये कहाँ पर है? ये एग्जाम में आ चुका है, कटक उड़ीसा में है। और ये प्रश्न भी आ चुका है कि ब्लैक पगोडा टेम्पल किसे कहते हैं, तो कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हो,
ये भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको चिल्का लेक बोलते हैं। देखो यहाँ पे आपको सतकोशिया टाइगर रिजर्व मिलेगा, भितरकनिका टाइगर रिजर्व मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो अब हम बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था कि दुनिया के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो आंसर होगा अभिजीता गुप्ता। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। और आज आपको नवंबर का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी मिल जाएगा शाम को, तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।